पिता का नाम कुंवरजीत जगीना, पिता का पेशा पुलिस, जन्म 2 फरवरी 1993, गांव जगीना, शौक जमीन हड़पना, पेशा अपराध, पहचान हिस्ट्री शीटर, उपलब्धि 14 पुलिस केस। पुलिस में तैनात कुंवरजीत सिंह के घर में 2 फरवरी 1993 को एक बच्चा पैदा होता है। नाम रखा जाता है कुलदीप जगीना। पिता सोचता है कि बेटा बड़ा होकर पिता का नाम रोशन करेगा, पूरा राजस्थान बेटे के नाम से उसको पहचानेगा। आज पूरा राजस्थान पिता को बेटे के नाम से पहचानता जरूर है, लेकिन ये पहचान किसी भी पिता को मंजूर नहीं होगी और महज 30 साल की उम्र में एक पिता को अपने बेटे की अर्थी को कंधा देना पड़े, ये भी कोई पिता नहीं चाहता होगा। लेकिन कुलदीप जगीना के शरीर को गोलियों से छलनी कर दिया गया। उसको रोडवेज बस में गैंगवार में मार दिया। लेकिन कुलदीप पर हमला करने वाले कौन है और कुलदीप कैसे पुलिस के हिस्ट्री शीट का हिस्सा बना, कैसे पुलिस के रडार पर आया और कैसे भरतपुर में क्राइम का दूसरा नाम बना, इसको समझने के लिए आपको कृपाल जगीना के साथ कुलदीप जगीना के रिश्ते और हत्या तक पहुंचने की कहानी सुननी जरूरी है। 4 सितंबर 2022, वक्त रात 10:45, जगह जगीना गेट। यही वो तारीख थी, यही वो वक्त था जब गोलियों की आवाज गूंजने लगी थी। निशाने पर था बीजेपी नेता कृपाल जगीना। जगह चुनी गई जगीना गेट। 3 मोटरसाइकिल और 2 कारों में सवार होकर बदमाश तेजी से जगीना गेट की तरफ बढ़ते हैं और कृपाल जगीना की कार को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। कोई समझ पाता, कृपाल जगीना समझ पाता, उससे पहले ही ताबड़तोड़ गोलियां कृपाल जगीना की गाड़ी पर आग उगलने लगती हैं। कहा जाता है कि 15 राउंड गोलियां दागी गई थी। गाड़ी के अंदर कृपाल जगीना मौजूद था। ताबड़तोड़ गोलियों को बरसा, बदमाश वहां से भाग गए। इसके बाद कृपाल जगीना को भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से कृपाल को एक प्राइवेट अस्पताल में रेफर किया गया। लेकिन जब तक कृपाल जगीना गोलियों का शिकार हो चुका था, दम तोड़ चुका था, डॉक्टर्स ने कृपाल जगीना को मरा हुआ घोषित कर दिया। कहा जाता है कि कार पर कुल 10 गोलियों के निशान थे। बदमाशों ने कुल 14-15 राउंड फायर किए थे। कृपाल के राइट साइड में 3 गोलियां लगी थी। गले, छाती और पेट में भी गोलियां लगी थी। लेकिन अब सवाल था कि कृपाल जगीना पर किसने गोलियां बरसाई, कृपाल को मारने वाले कौन थे और किस मकसद से कृपाल को मारा गया। पुलिस की जांच में जो सामने आया उसमें कई नाम सामने आए, लेकिन जो मुख्य आरोपी था उसका नाम था कुलदीप जगीना। अब सवाल ये था कि कुलदीप जगीना ने कृपाल जगीना को क्यों मारा था और इस हत्या के पीछे कौन कौन थे। सूत्रों के मुताबिक कुलदीप ने काली के बगीचे के पास खादी कॉलोनी में एक विवादित जमीन का सौदा किया, जमीन की बाउंड्री भी करा ली। तब कृपाल के नजदीकी शेरा पहलवान निवासी शौक मथुरा ने एक किसान के साथ मिलकर जमीन पर कोर्ट से स्टे लगवा दिया। कुलदीप और जमीन के लिए इन्वेस्ट करने वालों का पैसा फंस गया। कुलदीप को पूरा यकीन था कि शेरा के हाथों कृपाल जगीना ने उसका बड़ा नुकसान करवाया है। वो परेशान हो चुका था, उसका और उसके साथियों का पैसा फंस चुका था। इससे पहले भी कुछ विवादित जमीनों के मामले में दोनों पक्ष पहले भी आमने सामने हो चुके थे। कुलदीप जगीना का नाम कृपाल जगीना की हत्या के बाद ही सुर्खियों में आया। उस दौरान पुलिस ने कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें मुख्य आरोपी कुलदीप जगीना था, जिसकी हत्या को बिल्कुल उसी अंदाज में अंजाम दिया गया जिस अंदाज में कृपाल सिंह को मारा गया था। लेकिन अब आपको बताते हैं कि इसके अलावा कुलदीप जगीना ने कौन कौन से अपराध किए और कैसे विधायक विश्वेंद्र सिंह ने कुलदीप सिंह को सरेंडर करवाया था। 13 फरवरी 2018 ये वो तारीख थी जिस दिन कुलदीप जगीना ने नगर निगम में मनोनीत पार्षद गोविंद सिंह पर हमला कर दिया था। रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए मथुरा गेट थाने में मामला दर्ज हुआ था, जबकि इस वारदात का वीडियो भी खुद कुलदीप ने फेसबुक पर वायरल कर दिया था।
इसके बाद कुलदीप फरार हो गया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और 14 फरवरी को कुलदीप जगीना की संपत्ति कुर्क करने के लिए कोर्ट पहुंचने की तैयारी कर ली। इससे कुलदीप पर दबाव बना। उसको लगा कि अगर उसने आत्मसमर्पण नहीं किया तो फिर पुलिस उसकी संपत्ति कुर्क कर देगी, साथ में उसका एनकाउंटर भी कर देगी, क्योंकि पुलिस ने कुलदीप पर 5000 का इनाम भी घोषित कर दिया था। 26 फरवरी 2018 कुलदीप को एनकाउंटर का डर सताने लगा। अब कुलदीप सरेंडर करना चाहता था। इसके लिए वो डी कुम्हेर विधायक विश्वेंद्र सिंह के पास पहुंचा और विश्वेंद्र सिंह के जरिए कुलदीप जगीना ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद से कुलदीप जगीना सलाखों में रहा, लेकिन छूटने के बाद जमीन के कारोबार में कूद गया। इसी दौरान पहले कृपाल जगीना से दोस्ती हुई और फिर दुश्मनी, जिसका अंजाम कृपाल की हत्या से होते हुए खुद कुलदीप की हत्या तक पहुंच गया। वहीं अगर कुलदीप जगीना की क्राइम कुंडली की बात की जाए तो कुलदीप के खिलाफ जयपुर के ज्योतिनगर थाना, सेवर और कोतवाली थाने में 1-1, मथुरा गेट थाने में 7 मामले दर्ज हैं। उद्योग नगर थाने में 4 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें रंगदारी, मारपीट, जमीनों पर कब्जे के मामले दर्ज हैं। वहीं एक हत्या का मामला भी दर्ज है, जिसकी पेशी के दौरान ही कुलदीप जगीना की हत्या की गई। आपको ये बताएं कि किस तरीके से कुलदीप जगीना की हत्या की गई। उससे पहले आपको बताते हैं कि कुलदीप की हत्या के बाद हेलेना थाने में कुलदीप के परिजन धर्मवीर सिंह ने जो रिपोर्ट दर्ज करवाई है, उसमें कहा गया है कि कुलदीप के 1 दर्जन हत्यारों में पंकज भी शामिल था। धर्मवीर के मुताबिक बस में ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही थी। तब कुलदीप की हत्या के बाद पंकज ने ऐलान किया उसने अपने ताऊ की हत्या का बदला ले लिया। बाद में हवा में फायर करते हुए ऐलान किया कुलदीप के परिवार में से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको खत्म कर देंगे। वहीं ये भी कहा गया कि पुलिस गुर्गों को पकड़ रही है, असली आरोपी को पकड़ नहीं रही। कृपाल जगीना के घर डीजे पर जश्न मनाया जा रहा है। उनसे अभी तक पुलिस ने पूछताछ नहीं की, लेकिन ये है कुलदीप जगीना के परिजन धर्मवीर के आरोप। जबकि दूसरी तरफ सच्चाई ये भी है कि पुलिस ने अभी तक कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और करीब 1 दर्जन आरोपियों को इसमें नामजद किया है। हमले में करीब 1 दर्जन बदमाश शामिल बताए जा रहे। इनमें रविंद्र, पंकज, सतवीर, आदित्य, लोकेंद्र, बबलू, सौरभ लुल्हारा, राविन, देवेंद्र पपरेरा, विष्णु, कृष्णा हथैनी, शेरा पहलवान और अन्य शामिल हैं। इन आरोपियों के हाथों में आधुनिक हथियार थे। पुलिस ने 4 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। इनके नाम सौरभ, विष्णु, बबलू और धर्मराज है। 2 के पैरों में गोलियां लगी, जबकि 2 के पैर टूट गए। इसके अलावा भी 2 आरोपियों को पकड़ लिया गया और पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर रही है और घरों पर दबिश दे रही है। पुलिस के लिए घटना चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। ऐसे में पुलिस अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द सभी आरोपियों को सलाखों में पहुंचा दिया जाए। 12 जुलाई 2023 भरतपुर कोर्ट में पेशी के लिए कुलदीप जगीना और विजयपाल को पेश होना था। दोनों जयपुर जेल में बंद थे, तो जाहिर है जयपुर से भरतपुर लेकर आना था। इनको हिस्ट्री शीटर घोषित नहीं किया गया, इसलिए ना तो इनकी वीसी के जरिए पेशी संभव थी और ना ही अलग गाड़ी से। इसलिए इनको एक हेड कांस्टेबल और 6 कांस्टेबल हथियारों के साथ रोडवेज की बस में जयपुर से भरतपुर लेकर जाने लगते हैं। रास्ता आगे बढ़ता है और जैसे जैसे थाने बदलते हैं, रोडवेज के आगे एस्कॉर्ट करने वाली पुलिस की गाड़ी बदलती है। कुछ इसी अंदाज में जयपुर की सीमा खत्म होती है और भरतपुर की सरहद शुरू होती है। भरतपुर में संबंधित थाने की पुलिस रोडवेज बस को एस्कॉर्ट कर रही थी। रोडवेज की एंट्री भूसावर थाना क्षेत्र की रेंज में होती है। अब कुछ सामान्य था, क्योंकि पुलिस इनको इससे पहले भी इसी तरह रोडवेज के जरिए पेशी पर ला चुकी थी। इसलिए किसी को अंदाजा नहीं था कि आज क्या होने वाला है और कैसे गोलियों के बारूद से पूरा राजस्थान हिलने वाला है। वक्त सुबह 11:55। रोडवेज बस भरतपुर के अमोली टोल प्लाजा पर टोल के लिए रुकती है। सब कुछ हर दिन की तरह सामान्य था। बस के आगे हलेना थाने की गाड़ी और गाड़ी में सशस्त्र पुलिस के जवान बैठे थे। दोपहर का समय था। ऐसे में बस में बैठा कोई यात्री मोबाइल में लगा था, तो कोई नींद की झपकी ले रहा था, कोई खिड़की से बाहर की तरफ देख रहा था। तभी 8 से 10 बदमाशों ने बस में सवार पुलिस कर्मियों की तरफ मिर्ची पाउडर फेंका और कुलदीप जगीना
विजयपाल पर अंधाधुंध फायरिंग कर कोई कुछ समझ नहीं पाया। यहाँ तक कि दोनों की सुरक्षा में लगे सिपाही और आगे एस्कॉर्ट कार में बैठे पुलिसकर्मी भी समझ नहीं पाए। उससे पहले गोलियां कुलदीप जगीना के जिस्म को छलनी कर चुकी थी, उसकी सांसों को छीन चुकी थी। इसके बाद हत्यारे मौके से फरार हो गए। 2 मिनट बाद जब पुलिस कर्मियों ने कुलदीप और विजयपाल को संभाला तो समझ में आया कि कुलदीप गोलियां लगने की वजह से बस के फ्लोर पर लहूलुहान हालत में पड़ा है। वहीं विजयपाल भी खून से सना हुआ डरा सहमा सीट के नीचे पड़ा है। पुलिस ने तुरंत प्रभाव से कुलदीप जगीना को अस्पताल पहुंचाया और पुलिस के आला अधिकारियों को घटनाक्रम की जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे तो उन्हें फिर से सूचना मिली कि अस्पताल में कुलदीप जगीना को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। ये बात भरतपुर में ही नहीं पूरे राजस्थान में आग की तरह फैल गई। भरतपुर के अमोली टोल नाके पर हुई सनसनीखेज हत्याकांड के बाद भरतपुर पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा ने बिना देरी किए एक्शन शुरू किया। हत्याकांड के 10 मिनट बाद ही तकरीबन 8 टीमों का गठन कर भेजा गया बदमाशों की तलाश में, क्योंकि पुलिस जानती थी 10 मिनट में बदमाश किसी भी सूरत में भरतपुर से बाहर नहीं होंगे। सभी टीमों को संभावित स्थलों के लिए रवाना कर दिया गया। साथ ही भरतपुर के तमाम टोल नाकों और भरतपुर से बाहर जाने वाले रास्तों पर पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया। साथ ही पूरे भरतपुर जिले में ए श्रेणी की नाकाबंदी करवाई गई। तभी मुखबिर ने एसपी मृदुल कछावा को सूचना दी। हुए 3 घंटे बीत चुके थे और पुलिस बदमाशों के पीछे थी, लेकिन बदमाशों के जंगल में पैदल भागने के कारण एक बार तो पुलिस भी सख्ते में आ गई, क्योंकि अगर बदमाश हाथ से निकल गए होते तो फिर उनको पकड़ने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ती। तभी एसपी मृदुल कछावा ने मोबाइल पर संपर्क कर अधिकारियों को पैदल बदमाशों के पीछे जाने का आदेश दिया। आदेश मिलते ही पुलिस टीम पैदल ही बदमाशों के पीछे दौड़ने लगी। पुलिस को पीछे आते देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार पुलिस ने बदमाशों को कोई मौका नहीं दिया और आत्मरक्षा में गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस दौरान 2 बदमाश विष्णु और बबलू के पैरों में गोली लगने से दोनों बदमाश वहीं पर गिर गए। वहीं 2 बदमाश भागते भागते नुकीले पत्थरों पर गिर पड़े। तभी पुलिस टीम ने चारों बदमाशों को दबोचकर उनसे हथियार बरामद कर लिया। खुद एसपी मृदुल कछावा भी पूछताछ के लिए बिना समय गवाए अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल में हुई प्रारंभिक पूछताछ में ही एसपी मृदुल कछावा ने बाकी बदमाशों को नामजद कर लिया और तुरंत इसकी जानकारी पुलिस मुख्यालय में डीजीपी उमेश मिश्रा को दी। महज 3 घंटे में 4 आरोपियों को दबोचने पर डीजीपी उमेश मिश्रा ने भरतपुर पुलिस को शाबाशी दी और बाकी बदमाशों को जल्द दबोचने के निर्देश दिए। पुलिस अब तक इस मामले में 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं 4 बदमाशों पर 25-25 हजार के इनाम की घोषणा की गई, लेकिन ये तय है कि जल्द ही बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।